नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में जंग। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। लड़ाई के तीसरे दिन राजधानी कीव समेत यूक्रेन के सभी अहम शहरों में धमाके हुए। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं और यूक्रेनी सैनिकों ने उनके आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। इस बीच यूक्रेन ने 3,500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। वहीं हालातों को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देगा और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा है। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है, निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हम रूस यूक्रेन की जंग और इससे बन रहे दूसरे हालातों पर चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन में जंग कब तक चलेगी, ये जंग, इस पर हम बातचीत करेंगे। यूएन के निंदा प्रस्ताव का कितना असर है, क्या यूक्रेन की मदद पश्चिमी देश करेंगे, इन्हीं सब सवालों के जवाब हम अपने जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उसी कुछ ही देर में लेंगे। तो आपको लगातार बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है और राजधानी कीव में रूसी सैनिक दाखिल हो गए हैं और ये जंग आखिर कब तक चलेगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और यूक्रेन ने 3,500 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली शाह और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन में जंग है, आखिर ये जंग कब तक चलेगी, क्या कयास लगाए जाए इससे? देखिए अंशुल जी, बात दरअसल ऐसी है कि ये जंग रातों रात नहीं बिछड़ी है। ये बहुत सालों के बाद यहाँ ऐसा माहौल यहाँ पे आया। बहुत सालों तक ये एक रशिया की सही तौर पे तैयारी भी थी। अब जाहिर सी बात है, कुछ चीज अगर धीरे धीरे बिल्डअप होती है तो उतने धीरे टाइम भी लगता है उस तनाव को कम होने में, और अगर अचानक से होगी तो अचानक से भी चली भी जाती है। ठीक है, अब जंग तो है। ये कीव को कब्जा करने के बाद वहां पे यूक्रेन में एक डमी सरकार बनाने के बाद, जो कि अमेरिका के विपक्ष में और रूस के पक्ष में हो, उसके बाद वहां पे तनाव कम तो होएगा। जो मेन वॉर है वो तो रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन तनाव लंबा खींचेगा, तनाव बहुत लंबा है। और एक और सवाल सामने आता है कि क्या रूस यूक्रेन पे कब्जा करने के बाद बाकी जो बाल्टिक नेशन पे कब्जा भी करेगा क्या? जी, मुझे लगता नहीं कि वो आगे भी जाएगा बाल्टिक राष्ट्रों पे, क्योंकि बात ऐसी है कि रूस का मकसद बहुत क्लियर था कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, बस। चाहे कुछ भी कहें कि नेशनल मिनरल्स है। देखिए, जंग आम अनुमान तौर पे क्यों लड़ी जाती है? अगर जमीन का इशू है, जमीन चाहिए आपको। गल्फ वॉर वाला तेल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ना जमीन का है, ना तेल का है, ना नेशनल मिनरल्स का है ना। यहाँ पे तो डिमांड केवल एक ही थी। 2008 में भी जब उन्होंने जॉर्जिया पे किया था, तब ये था, एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि अब इसके बाद नेटो ने भी 1991 में जेम्स बेकर, जो उनके अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने वादा भी किया था मिखाइल गोर्बाचोव से कि नेटो आगे अब ईस्टवर्ड जर्मनी के बाद आगे एक्सपैंड नहीं होगी। मगर आप देखिए, 4 फेजेस में ये इन्होंने 14 राष्ट्रों को दाखिल कर दिया। सन 2004 में देखा और नेशन और नेटो आ गए, देश आ गए। उसके बाद ये चलता। तो जी हाँ, आपका जो सवाल था, ये सवाल हर एक की जबान पे होगा, कब तक ऐसा होएगा? और ये तनाव लंबा खींचने वाला है, बहुत ही लंबा खींचने वाला है। लेकिन जो जंग है, जो मिलिट्री पावर्स को नष्ट करने की बात है, ये बस कीव पे हमला करके ये रशिया बोलेगी ठीक है। अब क्योंकि यूक्रेन वाले जो है वो हथियार डालने वाले नहीं है, वो भी जिद पे आ गए हैं। और ये ही बात मेरे को लग रही है एक लीडरशिप फेलियर यूक्रेन की तरफ से, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, जो कि एक एक्टर थे, कॉमेडियन थे पहले। 2019 में जब इलेक्शन के बाद यहाँ पे राष्ट्रपति जब हो गए थे, भाई इनको भापना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा कि वो 44 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट ने भापा नहीं होगा, भापा भी होगा। मगर यही तो राजनीति होती है। जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनीति खेलते हैं, जो सियासत खेलते हैं, ये मुद्दा बना के अपनी सत्ता बचाने के लिए अपना उल्लू सीधा करते हैं। बस इनको परवाह नहीं है कि भाई राष्ट्र में क्या हो रहा है, बाकी लोग भाड़ में या गड्ढे में जाए, हमें हमारी कुर्सी से मतलब है। अगर इनको नेटो में भी जाना था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अमल शांति बनी रहे, कौन इनके देश के साथ पंगा ना ले, है ना। अब देखिए, उनको लेने के देने पड़ गए हैं। तो जी आपकी बात मैं यहाँ पे संक्षेप में खत्म करता हूँ कि ये लंबा खींचने वाला है ये तनाव। बिल्कुल मेजर साहब, लेकिन एक यूएन में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, तो यूएन के निंदा प्रस्ताव का कितना असर दिखाई दे रहा है आपको?
जी देखिए, यूएन की जो मेन मकसद है वो ये है कि इंश्योर करना कि दोबारा कोई तीसरी विश्व युद्ध ना हो। बस ये मेन, बाकी शांति बनाए रखना अच्छी बात है, ठीक है, मगर विश्व युद्ध ना हो, तीसरा ये यूएन। और जिस दिन कुछ ऐसा हो गया उस दिन यूएन का नाम निशान मिट जाएगा, यूएन खत्म हो गई, मतलब आप समझिए। अब यूएन का जो अभी मीटिंग हुई और इंडिया ने बोला कि हम वोट नहीं करेंगे, ना ही रशिया के पक्ष में ना ही विपक्ष में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सेंसिबल डिसीजन था। मगर इससे एक चीज और दर्शाती है, जो P5 मेंबर हैं यूएन के, अमेरिका, यूके, रशिया, चीन। अब ये देखिए ना, आप P5 होने के बावजूद भी ये पूरा हिंदुस्तान तो परमानेंट मेंबर नहीं है ना, हिंदुस्तान टेम्पररी मेंबर है। वो अलग बात है कि 1960s में हिंदुस्तान के पास ऑप्शन था, जवाहरलाल नेहरू के पास ऑप्शन था कि हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबर बना दें, लेकिन फिर हम नहीं बन पाए। अब चीन को दे दिया हमने वो ऑफर, ठीक है। अब देखिए, आप परमानेंट मेंबर होने के बावजूद भी रूस क्या कर पा रहा है वहां पे? उन्होंने तो अमेरिका का जो बोला कि वो यूक्रेन पर हमला किया, निंदा करी, उसको तो टर्न डाउन कर दिया बिल्कुल भी। तो अब यूएन भी खास कुछ कर नहीं पाएगी, आपको फ्रैंकली बता रहा हूं मैं। यूएन ने तो घोषणा करी है $20,000 मिलियन देने की यूक्रेन को एज एड, मगर एड काफी नहीं है ना, उनको चाहिए मदद। नेटो के जो राष्ट्र हैं, जो तकरीबन 30 देश हैं, जो कि लीबिया के राष्ट्रपति, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो नेटो फोर्स तो नहीं भेज रही। अब मैं आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ अंशुल जी, देखिए आप हैं यहाँ पे, हमारे भाई साहब बैठे हैं वहां पे, हमारे जो पड़ोसी हैं, क्या हम उनसे पंगा लेंगे? क्या उनसे लड़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। हम चाहेंगे कि अमन शांति बनी रहे। बिल्कुल। अब हमारे पड़ोसी का दुश्मन आके आपको उकसाएगा और बोलेगा आपके पड़ोसी से पंगा ले लो, और आप उनकी बातों में फुल फिसल के आ जाएंगी, आप लेंगी, बेवकूफी की बात होगी ना, बेवकूफी की बात होगी लिटरली। और आप पंगा भी ले लिया आपने अपने उसकी थर्ड पार्टी की बात सुन के, उसके बाद जो उन्होंने आपके दुश्मनों ने उनके बोला था हम तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे, वो तो मुकर जाएंगे, वो तो मुकर जाएंगे, बचे कौन? आप अकेले हाई एंड ड्राई। तो वही नौबत आई है अभी यूक्रेन की। अब मुश्किल घड़ी है यूक्रेन के लिए, और हम सब खड़े हुए हैं सबके साथ में, अमन शांति बनी रहे देश में। और एक रशियन राइटर, ये एक बहुत ही आयरॉनिकल बात है, लियो टॉल्स्टॉय उनका नाम है, उन्होंने किताब लिखी है वॉर एंड पीस। उसमें चैप्टर 2 पैराग्राफ 3 लाइन 2 में उन्होंने क्लियरली लिखा है, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। और ये नोबेल लॉरिएट के लिए इनको नॉमिनेट किया था, नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, वो अलग बात है, उसकी एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन जब ये रशियन राइटर बड़े पॉपुलर, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, अब देखिए रशियन ने जंग ही छोड़ दी ना, जंग ही छेड़ दी। और मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, हम मार्शल आर्ट्स में हम किसी में अटैक नहीं करते, लेकिन कोई अगर हमें अटैक करेगा तो हम उसको अपना सेल्फ डिफेंस के लिए तब काउंटर अटैक करेंगे। बिल्कुल। तो वही बात है। तो फिर मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करूंगा कि रशिया ने जो किया, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो भी किया, जो भी फुसला के आए, वो ठीक नहीं किया। और दूसरी बात, एक और लीडरशिप फेलियर मैं ये कहूंगा कि भाई ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। भाई यूक्रेन में उनको मालूम था खतरे की घड़ी है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मना कर दिया, वो भी कोरोना काल में, ऑफलाइन होंगी, आप प्रैक्टिकल यहाँ पे होंगे। तो हमारे बच्चे, जब हमने एडवाइजरी जारी करी 1 महीने पहले भी यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम आएंगे तो उनकी एजुकेशन सफर होगी, तो वो वहीं रुक गए बेचारे। अब वो भी वहां पे फंसे हुए हैं। अब वहां पे इंडियन गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है। अभी भी हाल ही में कुछ एक मिनट पहले मालूम पड़ा है कि भाई हाँ, इंडियन गवर्नमेंट अपने खर्चे पे वहां के बच्चों को, फंसे लोगों को इवैक्यूएट कराएगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पहले नहीं हो पाया क्योंकि वहां की लीडरशिप, वहां की सरकार ने बोला तुम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करोगे। तीसरी बात, मैं आपको ये भी बोल दूं कि उन्होंने ये भी बोला कि जो जितने भी सिविलियंस हैं वहां के, जो लड़ना चाहते हैं, हम उनको हथियार देंगे, आप आके लड़ो। भाई अंशुल जी, मैं आपको ये बोलता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं माफ कीजिएगा, मगर मैं ये कहता हूँ, जब 2003 में से 2005, 2 साल मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, और हमारी पोस्ट पाकिस्तान से 30 मीटर के फासले पे थी, और हम लोग बंकर में रहते थे अंडरग्राउंड, जैसे कि ताकि जब शेलिंग हो जाए उग्रवादी दुश्मनों की, तो वहां पे इतना डैमेज ना हो हमको। तब मेरे को हथियार दिया गया था AK-47, और वो AK-47 मेरे बदन से, मेरी खाल से, मेरे शरीर से चिपका रहा। मैं अगर नहाने में जा रहा हूँ तो हथियार मेरे हाथ से छूटेगा नहीं, मैं रात में सो भी रहा हूँ तो हथियार लेके सो रहा हूँ। तब जाके मेरा एक कंफर्ट, एक केमिस्ट्री, एक कंफर्ट जोन हथियार से तब बना। और ये सालों की ट्रेनिंग के बाद होता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप अमिताभ बच्चन के पिक्चर में आप हथियार दे दो और वो क्लिंट ईस्टवुड बन के हथियार मारे, ना, इसके लिए कठिन ट्रेनिंग होती है। अब ये यूक्रेन की सरकार कह रही है जिसको भी सिविलियन है हम हथियार देंगे, जाके लड़ो। अरे अगर हथियार दे दे आपको बिना ट्रेनिंग के अंजुल जी,
खतरे की घड़ी है, आप कहीं पे अपने दूसरों को आसपास ना पे ना मार दो भाई। फौजी आदमी से हो जाता है इसलिए सिविलियन तो क्या और दूर की बात है। और रशिया की ट्रेनिंग उनकी मिलिट्रली और यूक्रेन की कंपेयर बिल्कुल ही नहीं की जा सकती है। उनका इक्विपमेंट, उनकी फंडिंग, उनका बैकअप कहीं पे टकराव में नहीं है। और बजाय रशिया के ऊपर सैंक्शन डालें, कोई यूक्रेन को समझाए कि भैया हथियार डाल दो, कोई बात नहीं, कोई बड़े छोटे होने की बात नहीं है, कोई ईगो की बात नहीं है, जान है तो जहान है। आपके साथ साथ कई मासूम भी वहां पे फंसे हुए हैं और रशिया का इरादा नहीं होगा हाई राइज बिल्डिंग पे हमला करने का, वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे ही हमला कर रही होगी, लेकिन कोलैटरल डैमेज तो होता है जंग में। बिल्कुल। और वही जरूरी नहीं है कि गोला वहीं पे ही गिरे जहां पे आपने निशान ताका है। वो स्ट्रेटेजिक वेपन का इस्तेमाल कर रही है, बैलिस्टिक वेपन का इस्तेमाल कर रही है, हवाई हमले कर रही है। उसके मुकाबले में स्मॉल आर्म, वो भी सिविलियंस का क्या टक्कर ही नहीं है ना कोई। तो ये मामला लंबा चलेगा जब तक वहां पे एक सरकार, एक डमी सरकार वहां पे स्टैब्लिश नहीं हो जाती, और उसके बाद भी तनाव फिर भी रहेगा वहां पे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, यूक्रेन ने मदद भी मांगी है सभी लोगों से, तो आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन की मदद करेंगे सारे जो पश्चिमी देश है? यहाँ मैं सभी बिंदुओं पर मेजर मोहम्मद अली जी की बातों से सहमत हूँ। उन्होंने तस्वीर बहुत पहले ही स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अंतरिक्ष का जो अभियान है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें हम, तो रशिया हो या अमेरिका हो, दोनों अभी भी एक साथ काम वही एक करेंगे। और जो प्रतिबंध लगाए जाने की बात हो रही है, तो अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि वहां भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मतलब साफ है, अंतरिक्ष में रशिया और अमेरिका साथ हैं, लेकिन धरती पर नहीं। ये एक डबल स्टैंडर्ड में इसे बोलूंगा, और वो सिर्फ इसलिए कि छोटे देशों की लड़ाई है, या जो कमजोर देशों की लड़ाई है। मैं ये कहता हूं कि यहाँ रशिया एक बेहद कमजोर देश है रूस के सामने। तो एक कमजोर देश को बचाने के लिए अमेरिका टकराना नहीं चाहता। अमेरिका बिल्कुल नहीं टकराएगा रूस के साथ में, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें बेहद नुकसान होगा और सिर्फ प्रतिबंध लगाने तक सीमित रहेगा। और यहाँ जेलेंस्की जो रूस के जो अपने यूक्रेन के हैं, तो उन्हें इस बात को पहले विचार कर लेना चाहिए था। और निश्चित रूप से उनकी कूटनीति यहाँ विफल हुई है, क्योंकि जब नाटो उनका साथ नहीं दे रहा और नाटो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, अमेरिका का भी उनको कोई विशेष सहयोग नहीं है। केवल हथियार देने से जंग नहीं जीती जाती। अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि हम हथियार मुहैया कराएंगे, हम मदद करेंगे, आप कब मदद करेंगे, किस तरह की मदद करेंगे? वहां गोलियां चल रही हैं, बम चल रही हैं, आप निंदा कर रहे हैं, आप प्रस्ताव ला रहे हैं। तो केवल निंदा और प्रस्ताव से किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। यहाँ कई लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, लोग मौत के मुंह में समाये जा रहे हैं। और ये अभी अभी बात कही मेजर साहब ने कि पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था यूक्रेन को, और सरेंडर इस वजह से कर देना चाहिए था कि कई बेकसूर लोगों की जान बच जाती। हम देख रहे हैं कि भले ही दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि ये गलत हो रहा है। रूस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस लड़ाई के खिलाफ। तो जब दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है, तो दुनिया ये भी जानती है कि आप रशिया से नहीं टकरा सकते, आप में इतनी क्षमताएं नहीं, आपके पास में इतनी सैन्य शक्ति नहीं। तो जब क्षमता नहीं हो तो सरेंडर कर देना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इससे कई बेगुनाहों की जान बच जाती। और हम जानते हैं कि कोई भी बड़ा देश या शक्ति संपन्न देश है, फ्रांस है, भारत है, वो यूं ही किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बार परमाणु हथियार संपन्न देशों की लड़ाई छिड़ गई तो इस दुनिया को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम अफगानिस्तान से भी सबक ले सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब तालिबान गया, तब अफगानिस्तान के जो तात्कालिक राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने भी गुहार लगाई। तब कौन सा देश अफगानिस्तान की मदद करने के लिए गया? उसके बाद यूक्रेन को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा, और किसी भी तरह रशिया से उस समय समझौता किया जा सकता था। और उस समय पर मुझे नहीं लगता कि कोई रशिया भी कठिन शर्तें रखता है यूक्रेन के सामने। आज जो स्थिति है, आज स्थिति बदलती जा रही है, और समय बीतने के साथ साथ यूक्रेन के लिए और भी मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं।
हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं, हम उन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चे और महिलाएं सैकड़ों किलोमीटर तक अपनी जान बचाने के लिए पैदल चल रहे हैं, भुखमरी का शिकार हैं। वृद्ध लोग जो वहां पर हैं, उन्हें दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, और दवाइयां तो छोड़िए, भोजन भी 2 वक्त का नसीब नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरह लोग ये चाहते हैं कि यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। जो तस्वीरें हैं वो हालात बयान कर रही हैं, इसलिए अब मुझे लगता है कि सरेंडर कर देना चाहिए, और जितनी सरेंडर करने में देर लगाएंगे यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, उतनी ही मुश्किल हालात और पैदा होंगी। केवल जन धन का नुकसान होगा, क्योंकि आखिरकार यूक्रेन रशिया से बच नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चिंताजनक हालात तो हैं, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल भयावह है, डराने वाली है, जिस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सौरभ जी, अगर देखा जाए कि भारत की तटस्थता की अगर बात की जाए तो उसके क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? भारत का इस समय जो रुख है वो बेहद ही मुझे लगता है कि संतुलित है, और संतुलित ही होना चाहिए। संतुलित इस कारण होना चाहिए क्योंकि रशिया से हमारे संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। रशिया में आज पुतिन है, कल पुतिन नहीं होंगे, कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और भले ही रशिया में राष्ट्राध्यक्ष बदलते गए हों, लेकिन भारत के संबंध रशिया से कभी खराब नहीं रहे। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए। तो और दूसरी तरफ हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से भी संबंध हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं, और अमेरिका में भी कोई एक राय नहीं है कि हमें इस लड़ाई में रूस के खिलाफ जाना है या रूस के खिलाफ नहीं जाना। हमने देखा कि ट्रंप का भी बयान आया है, जो कि पूर्व अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है रूस ने जो कदम उठाया है वो कदम ठीक है, साहस वाला कदम उठाया है। तो जब अमेरिका में भी 2 पक्ष हैं, रूस में भी 2 पक्ष हैं, और यूक्रेन में भी 2 पक्ष हैं, तो सरकारें बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और भारत का जो रुख है अभी कोई एक मजबूती के साथ में ना ही अभी भारत ये कह रहा है कि रूस का ये कदम गलत है। हाँ, शांति बनाए रखने की अपील जरूर भारत ने की है, और अमेरिका से भी बातचीत लगातार जारी है। जो बातें सामने आ रही हैं तो जरूरी नहीं कि केवल उतनी ही बात भारत की तरफ से की जा रही हो। भारत के कूटनीतिक स्तर पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि मीडिया में नहीं आ पाती, खबरों में नहीं आ पाती, लेकिन प्रयास जो है जारी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रयास भी जारी होंगे, और खासतौर से भारत सरकार का फोकस वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकालने पर होना चाहिए। और है चूंकि खबर ऐसी भी आई है कि रोमानिया से एयरलिफ्ट किए जाएंगे भारतीय, और उन्हें एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप रोमानिया या पोलैंड जो सटे हुए देश हैं, सीमा से लगे हुए देश हैं यूक्रेन की, आप वहां जाएं और वहां अपना पासपोर्ट दिखाएं, और पासपोर्ट दिखाने के बाद में आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारी चिंता ये है कि वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, और अगर अभी तत्काल में हमने कोई जल्दबाजी की तो शायद हमें थोड़ा कहीं कोई खामियाजा भी उठाना पड़े, लेकिन अभी हमारा जो कदम है वो संतुलित कदम है, बिल्कुल, और शांति के लिए हम अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। मेजर साहब, अगर आपसे इस पूरे मामले को लेकर एक अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट 2 मिनट हमारे पास में, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, और भारत का रुख भी आप स्पष्ट कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि सौरभ दुबे साहब ने जो बात कही, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से संक्षेप में ये बात समझा दी, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी अंशु शर्मा जी कि आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन एंकर मानता हूं। क्यों? क्योंकि आप दरअसल जो कोई सेंस कोई बोल रहा होता है, आप उनको इंटरप्ट नहीं करती, आप सुनती हैं बड़ी तफसील से। ये बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। मेरे को ये बोलना था, और मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब बात रही कि आपके सवाल की हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, मेरे ख्याल से बहुत ही मेच्योर, प्रैग्मेटिक और बहुत ही सेंसिबल स्टैंड है, क्योंकि इस टाइम पे रशिया जो है हमारा 75 सालों से ऊपर तक का दोस्त रहा है। और रशिया, बल्कि हमारी जो बॉलीवुड पिक्चर थी, पृथ्वीराज कपूर, वो ज्यादा बड़े फैन थे हिंदुस्तानियों से। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हुआ राजीव गांधी का, तब रशिया ज्यादा रो रही थी हिंदुस्तानियों से। तो इनके साथ एक डिफेंस पार्टनरशिप ही नहीं है केवल, वो तो है ही है, केवल वो ही नहीं है, इकोनॉमिकल टाइज ही नहीं है,
या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक या मिलिट्री टाइप ही नहीं है, एक इमोशनल कनेक्शन है रशिया के साथ हमारा, हिंदुस्तान का। तो वो वो रिश्ता कभी बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान ने जो बोला कि वो यूएनएससी में रशिया के पक्ष में या विपक्ष में वोट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से वो बहुत ही सेंसिबल डिसीजन था। अब बात रही यूक्रेन की। यूक्रेन भी हमारा मिलिट्री पार्टनर है, यूक्रेन भी हमारा दोस्त है, हमारे 20,000 से ज्यादा लोग वहां पे पढ़ते हैं और हमारी पूरी हमदर्दी है यूक्रेन के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम यूक्रेन की जो लीडरशिप है, मैं उसका बहुत ही बड़ा फेलियर ये कहता हूं। मतलब मेरा दिल होता है ये देखते हुए कि भाई ये जो सत्ता में रहना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो भाप नहीं सके? वो भाप सके, ऐसा नहीं, बिल्कुल भाप सके। उनको बचानी थी अपनी कुर्सी, उनको प्यार है अपनी कुर्सी से, अपनी पोजीशन से, अपनी पावर से। वो चाहते हैं कि भाई अगले बार भी उनको वोट मिले, वही पावर में आए। वो ये नहीं देखते कि भाई क्या देश में गुजर रही है, क्या लोगों की भावनाएं नहीं देखते वो। इस बात से मेरे को बहुत नाराजगी है अंशुल जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी। और रूस और यूक्रेन की अभी क्या वास्तविक हालात है उसके ऊपर जो आपने बात कही, बहुत ही अच्छी करी। आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में, कब तक चलेगी, कितना नुकसान यहाँ पर होगा और भारत की तटस्थता के मायने क्या है, ये हमने आपको बता दिए। लेकिन इस तरीके की हालात निकल कर सामने आए हैं और यही बात पूरी दुनिया कह रही है कि यूक्रेन को अब जंग में सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जंग में सरेंडर नहीं करेगा तब तक जान माल की हानि लगातार होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।